1920 में मेरे परनाना एस गडपल्ली राव, जो धर्म से हिंदू और सोच से राष्ट्रवाद थे, उन्होंने अपने बेटे के जन्म पर उसका नाम रखा जीसस। 2 साल बाद अपने छोटे बेटे का नाम रखा शाहजहां। अगर तब आज की तरह का सोशल मीडिया होता तो मेरे परनाना के पीछे ट्रोल्स पड़े होते, उन्हें सिक्युलर, लिप्टार्ड और एंटी नेशनल कहा जाता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती कि उन्होंने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। लेकिन तब असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो इंडिया है ना, 100 साल पहले सेक्युलर था, लेकिन आज क्या है मैं नहीं जानता। कुछ दिन पहले जब तनिष्क ने गैर धर्म में विवाह को लेकर अपना विज्ञापन वापस लिया तो क्विंट ने एक कार्टून प्रकाशित किया। इसमें संदेश था कि जब हमारा संविधान किसी भी धर्म में विवाह की अनुमति देता है तो इस ऐड का विरोध क्यों। दुर्भाग्य से हमें काफी नेगेटिव कमेंट्स मिले, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। हर्षित अंडरस्कोर ने कहा, क्या कर लोगे क्विंट वालों, नहीं कबूल मुझे हिंदू मुस्लिम मैरिज। मक्स.खलीक ने कहा, मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से शादी करने की जरूरत क्या है। साथ में कुछ सेक्युलर कमेंट भी थे। कविता_V31 ने लिखा, धर्म हमें तोड़ रहा है, मैं सबसे पहले सिर्फ इंसान हूं। पिन्नी.मेहता ने लिखा, मुझे ये देखकर तकलीफ होती है कि मेरा भारत कहां जा रहा है। जब लॉ की प्रोफेसर समीना दलवाई ने एक अंतरधर्म मॉम डैड के बच्चे होने का अपना अनुभव एक वीडियो के जरिए क्विंट पर शेयर किया, So who are all of these people who are objecting to my India? Who are you? तो उनकी भी आलोचना हुई। शंकर पिल्लई ने लिखा, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हैं तो आपको मुबारक, लेकिन अब शट अप। प्रणय नंदन ने लिखा, क्या उन्हें लव जिहाद के बारे में पता भी है। साथ में लोगों को समीना का वीडियो पसंद भी आया। मुंबई_शक्ति ने लिखा, मैं इस वीडियो को देखकर रो पड़ी। सेक्युलर भारत के बारे में लिखने के लिए शुक्रिया। और नंदिता_CH ने कहा, समीना असली भारत की जीती जागती सबूत है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 2020 में हम सबको क्या यही टॉपिक मिला है डिबेट करने के लिए? क्या हम एक समाज और एक देश के रूप में बचकाने और दिशाहीन नहीं दिख रहे? लेखक और सोशल कमेंटेटर नताशा बदवार ने क्विंट के लिए अपने खुद के इंटरफेथ मैरिज के बारे में लिखते हुए साथ में ये भी लिखा कि तनिष्क के ऐड के खिलाफ नफरत कोई अलग घटना नहीं है। सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को टारगेट करना, हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को खुद निशाना बनाना, उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के लिए UAPA के तहत CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों की चुनिंदा गिरफ्तारियां, ये सब नफरत की एक बड़ी लहर का हिस्सा है, जो कि जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग और वर्ग के रेखाओं पर हम सबको बांट रहा है। और वो भी एक ऐसे समय में जब हमारा ध्यान और महत्वपूर्ण मुद्दों पर होना चाहिए, जैसे कि कोविड-19, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था। मंजुल का ये कार्टून इसे अच्छी तरह से बताता है। जहां कुछ साल पहले बांग्लादेशी बेहतर जीवन के लिए बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आते थे, अब ये पैटर्न उल्टा हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश अब भारत से आगे निकल गया है। आम बांग्लादेशी अब $1,888 कमाता है, आम भारतीय सिर्फ $1,877। और ध्यान दें कि सिर्फ 6 साल पहले, जिस साल मोदी सत्ता में आए थे, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1,118 थी, हमारी 1,610 थी। जब हमारा ध्यान मॉब लिंचिंग, जातिगत हिंसा, एसिड अटैक, हेट स्पीचेस पर केंद्रित था, बांग्लादेश लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर, यहां तक कि कामकाजी महिलाओं की प्रतिशत में हमसे आगे निकल गया। कोरोना पर भी एक नजर डालते हैं। हाँ, एक्टिव केसों की संख्या में अब कमी आ रही है, नए केस और रोजाना मौत के आंकड़े भी अब आखिरकार कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम खुद को बधाई दें, हमें उन 1,20,000 परिवारों से पूछना चाहिए जिनके अपनों की कोरोना ने जान ली।
कि क्या हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। मृत्यु दर की अगर सही तुलना करनी है तो भारत की दूसरी एशियाई देशों से तुलना कीजिए, जहां एक जैसी घनी आबादी, एक जैसा मौसम, एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और तब आप पाएंगे कि भारत में मृत्यु दर जहां प्रति 10 लाख पर 80 से कुछ ज्यादा है, तो बांग्लादेश में यह केवल 34 है, इंडोनेशिया में 46, पाकिस्तान में 30, नेपाल में 25, जापान में 13, मलेशिया में केवल 6, थाईलैंड में 0.8 और वियतनाम में सिर्फ 0.4। अब वियतनाम की आबादी 9.7 करोड़ है, कर्नाटक की आबादी है 6.7 करोड़, यानी 3 करोड़ कम। फिर भी कर्नाटक में 10,500 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं वियतनाम में केवल 35 मौतें। पिछले 8 महीनों में वियतनाम में कोविड से केवल 35 लोग मरे हैं। भारत में 35 कोरोना मौतें हर 1 घंटे में होती हैं। अब कीजिए तुलना। यह भी देखते हैं कि IMF का भारतीय इकोनॉमी और बाकी एशियाई इकोनॉमीज की तुलना पर क्या कहना है। जहां भारत की इकोनॉमी सिमट रही है, श्रिंक हो रही है, घट रही है, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी इस साल कोरोना के बावजूद 3.8% से बढ़ेगी। वियतनाम की इकोनॉमी भी 1.6% से ग्रोथ दिखाएगी। हां, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की भी नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन भारत के आंकड़े इन सब से खराब हैं। IMF के मुताबिक भारत इस साल -10.3% से नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगा। और फिर भी हम इस वक्त अलग धर्म के लोगों में शादी की बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। हमें कोरोना और इकोनॉमी से ज्यादा लव जिहाद की चिंता है। अरे भाई, जरा दाएं बाएं देखो, आधी जमैकन और आधी तमिल महिला शायद कुछ ही दिनों में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी जा सकती हैं। इंग्लैंड के 2 सबसे वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री ऋषि सुनाक और गृह मंत्री प्रीति पटेल, दोनों भारतीय मूल के हैं। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन सरदार हैं। फ्रांस की फुटबॉल टीम में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के प्लेयर शामिल हैं। वहीं डेनमार्क में अब सबसे ज्यादा प्रचलित नाम मोहम्मद है। पूरी दुनिया तमाम नस्लों और विभिन्न संस्कृतियों को गले लगा रहा है, इनके संगम और मिश्रण को बढ़ावा दे रहा है। वहीं ये जो इंडिया है ना, ये कहीं और ही फंसा हुआ है। हम नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम भारतवासी समीना दलवाई के जैसे क्यों नहीं हो सकते, जिनकी मां सारस्वत ब्राह्मण थी, जिनके पिता कोंकण के मुस्लिम थे, जिनके भाई ने एक चीन की महिला से शादी की। समीना जिन्होंने खुद तेलंगाना के रेड्डी से शादी की, जिन्होंने खुद के 2 बच्चों के साथ नागालैंड की एक बच्ची को भी गोद लिया है। ये जो इंडिया है ना, ये समीना दलवाई के जैसा क्यों नहीं हो सकता।